अर्जुन की हिचकिचाहट को ना अक्सर एक कमजोरी की तरह देखा जाता है। मतलब युद्ध के मैदान में एक महान योद्धा और वो हथियार डाल रहा है। लेकिन आज हम इस बात की गहराई में उतरेंगे कि क्या ये वाकई कमजोरी थी या फिर ये एक बहुत ही गहरी मतलब एक सोशल इंजीनियरिंग की समझ थी। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के 40वें श्लोक को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि अर्जुन असल में किस चीज से डर रहे थे। ये एक शानदार सवाल है, क्योंकि ये हमें सीधे उस श्लोक के दिल में ले जाता है। देखिए, इन स्रोतों को जब हम देखते हैं तो एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है। अर्जुन का डर सिर्फ अपनों को खोने का नहीं था। वो एक समाजशास्त्री की तरह, मतलब एक सोशियोलॉजिस्ट की तरह, उस युद्ध के बाद क्या होगा, उस सामाजिक पतन का पूरा खाका देख पा रहे थे। ये श्लोक एक धार्मिक उपदेश कम और समाज के टूटने का एक ब्लूप्रिंट ज्यादा लगता है। तो चलिए फिर सीधे उस ब्लूप्रिंट पर ही चलते हैं। श्लोक कुछ इस तरह है। अधर्मो विभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वर्षणे जायते वर्ण संकरः। 40। इसका मोटा मोटा अनुवाद है, हे कृष्ण, कुल में अधर्म के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वार्षिणे, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर यानी अवांछित संतान उत्पन्न होती है। सुनने में तो ये बहुत सीधी बात लगती है, पर मुझे लगता है असली कहानी इसके शब्दों में छुपी है। बिल्कुल। दो शब्द यहाँ सबसे जरूरी हैं, एक अधर्म और दूसरा वर्ण संकर। चलिए अधर्म से शुरू करते हैं। हम इसे आमतौर पर पाप या कुछ गलत करने से जोड़ते हैं, लेकिन इन स्रोतों में इसका मतलब कहीं ज्यादा बड़ा है। इसे ऐसे समझिए कि धर्म जो है वो किसी समाज का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम? अच्छा। हाँ, वो कोड जो बताता है कि परिवार, समाज और रिश्ते कैसे चलेंगे। और अधर्म है उस ऑपरेटिंग सिस्टम का क्रैश हो जाना। मतलब पूरा सिस्टम ठप। बिल्कुल, एक वायरस की तरह जो पूरे सिस्टम को ठप कर देता है। कोई नियम काम नहीं करता, कोई व्यवस्था नहीं बचती। अच्छा। तो ये सिर्फ कोई व्यक्तिगत पाप नहीं, बल्कि पूरे सामाजिक ढांचे का, उसके स्ट्रक्चर का ढह जाना है। और दूसरा शब्द वर्ण संकर, इसे लेकर तो बहुत बहुत ज्यादा गलतफहमियां हैं। अक्सर लोग इसे सिर्फ अलग अलग जातियों में शादी से जोड़कर देखते हैं। हाँ, और यही इस श्लोक की सबसे बड़ी गलत व्याख्याओं में से एक है। जब हमने इन विश्लेषणों को खंगाला तो एक बात उभर कर आई कि अर्जुन का डर खून की शुद्धता को लेकर नहीं था। वर्ण संकर असल में एक ऐसी पीढ़ी है जिसकी अपनी जड़ों से कोई याददाश्त नहीं है। अपनी जड़ों से कोई याददाश्त नहीं है। हाँ, एक ऐसी पीढ़ी जिसके लिए समाजशास्त्र में एक शब्द है, एनोमी। एनोमी। ये वो स्थिति है जहां समाज के नियम इतने टूट चुके होते हैं कि व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि सही क्या है और गलत क्या। अर्जुन एक तरह से पूरी पीढ़ी के कल्चरल रूप से, सांस्कृतिक रूप से अनाथ हो जाने की भविष्यवाणी कर रहे थे। ये तो बहुत गहरा विचार है। मतलब एक ऐसी पीढ़ी जो अपनी पहचान ही खो चुकी हो। तो अर्जुन के हिसाब से ये सामाजिक एनोमनी की जो स्थिति है, ये पैदा कैसे होती है? हमारे स्रोत बताते हैं कि वो एक चेन रिएक्शन की बात कर रहे थे। जैसे एक के बाद एक डोमिनोज गिरते हैं ना, बिल्कुल वैसे। बिल्कुल। और उस चेन रिएक्शन का पहला डोमिनो है युद्ध में कुल के बड़े बुजुर्गों और संरक्षकों का मारा जाना। और ये सिर्फ कुछ लोगों की मौत नहीं है। अर्जुन देख रहे थे कि ये समाज की हार्ड ड्राइव को डिलीट करने जैसा है। हार्ड ड्राइव को डिलीट करना? हाँ, उस समय बड़े बुजुर्ग और पुरुष सिर्फ परिवार के रक्षक नहीं थे, वे परंपराओं, कहानियों और नियमों के जीते जागते भंडार थे। वे कल्चरल डीएनए के वाहक थे। तो उनके जाने का मतलब सिर्फ एक इमोशनल खालीपन नहीं, बल्कि एक नैतिक और सांस्कृतिक शून्य पैदा होना है। ठीक, यही एग्जैक्टली। जब मार्गदर्शन देने वाले ही नहीं रहेंगे, जब ये बताने वाला कोई नहीं होगा कि हमारे मूल्य क्या हैं, हमारी परंपराएं क्यों जरूरी हैं, तो समाज में अधर्म यानी उस ऑपरेटिंग सिस्टम का क्रैश होना तो तय है। अर्जुन इसी शुरुआती बिखराव को देख पा रहे थे कि जब जड़ें ही कट जाएंगी तो पेड़ कैसे खड़ा रहेगा। और जब ऐसा नैतिक शून्य पैदा होता है तो जाहिर है कि समाज के जो सबसे संवेदनशील हिस्से हैं उन पर इसका असर सबसे पहले पड़ेगा। और स्रोत हमें बताते हैं कि अर्जुन की नजर में वो थीं कुल की स्त्रियां। यह एक बहुत ही विवादित बिंदु है। श्लोक कहता है प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, यानी कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। एक मिनट, लेकिन क्या ये तर्क औरतों को थोड़ी कमजोर स्थिति में नहीं दिखाता?
क्या ये मानकर नहीं चल रहा कि बिना पुरुषों के मार्गदर्शन के वे अपना रास्ता भटक जाएंगे? आज के नजरिए से ये सोच थोड़ी पिछड़ी भी नहीं लगती? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है और ये सवाल उठाना बहुत जरूरी है। जब हम इन स्रोतों को आज के चश्मे से देखते हैं ना, तो पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन विश्लेषण ये बताता है कि अर्जुन यहाँ औरतों के चरित्र पर उंगली नहीं उठा रहे हैं। वो एक सामाजिक मजबूरी की बात कर रहे हैं। सामाजिक मजबूरी। हाँ, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब कोई बांध टूटता है और बाढ़ आती है, तो आप उन लोगों को दोष नहीं देते जो पानी में बह जाते हैं, आप टूटे हुए बांध को जिम्मेदार ठहराते हैं। अच्छा, मतलब ये एक व्यक्तिगत गलती नहीं बल्कि एक सामाजिक सिस्टम की विफलता है। बिल्कुल, अर्जुन यही कह रहे हैं। जब युद्ध समाज का पूरा सुरक्षा ढांचा, कानूनी, सामाजिक और पारिवारिक तोड़ देता है, जब कोई सुरक्षा और मार्गदर्शन नहीं बचता, तो उस अराजकता का सबसे ज्यादा असर औरतों पर पड़ता है। यहाँ दूषित होने का मतलब चरित्र का पतन कम और उस सामाजिक व्यवस्था का टूटना ज्यादा है जिसकी वे धुरी थीं। अर्जुन का डर ये था कि युद्ध ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगा जहां नैतिक चुनाव करना लगभग असंभव हो जाएगा। ये किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की विफलता होगी। मैं समझ गया। तो पहला डोमिनो गिरा, संरक्षक मारे गए, जिससे एक नैतिक शून्य पैदा हुआ। दूसरा डोमिनो, उस शून्य और अराजकता में सामाजिक व्यवस्था टूटी, जिसका सबसे बड़ा असर औरतों पर पड़ा। और इस चेन रिएक्शन का तीसरा और अंतिम डोमिनो है वर्णसंकर संतान का जन्म, एक ऐसी पीढ़ी जो अपनी जड़ों से कटी हुई है। हाँ, और अब हम अर्जुन के डर के केंद्र तक पहुंच रहे हैं। उनका असली डर एक ऐसी पीढ़ी के आने का था जो अपनी पहचान, अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह अनजान हो। स्रोत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, ऐसी संतानें न तो पितरों का तर्पण करती हैं और न ही कुल की परंपराओं का पालन करती हैं। यहां भी पितरों का तर्पण आज के समय में ये सिर्फ एक कर्मकांड या एक रस्म की तरह लग सकता है। इसका उस समय में इतना बड़ा सामाजिक महत्व क्यों था? यह एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, उस समय समाज का जो ताना बाना था ना, वो पूर्वजों से जुड़ा था। तर्पण सिर्फ एक पूजा नहीं थी, बल्कि एक तरह का सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली एक जिम्मेदारी थी। ये कहने का एक तरीका था कि हम आपकी दी हुई विरासत, आपके दिए हुए मूल्यों को समझते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी वजह से समाज व्यवस्थित है। ये अपने अतीत के प्रति कृतज्ञता और भविष्य के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक था। अच्छा, तो जब अर्जुन कहते हैं कि ये नई पीढ़ी तर्पण नहीं करेगी, तो उनका मतलब सिर्फ एक रस्म का छूटना नहीं है। उनका मतलब है कि ये पीढ़ी उस सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट को ही नहीं मानेगी। ठीक यही इसका मतलब था, उस सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट का टूटना। और जरा सोचिए, जब एक पूरी पीढ़ी अपने अतीत के प्रति कोई जिम्मेदारी महसूस न करे तो क्या होगा? वे अपने बच्चों के भविष्य के प्रति भी कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं करेंगे। समाज का ताना बाना पूरी तरह बिखर जाएगा। लोगों के बीच कोई साझा मूल्य, कोई साझा इतिहास, कोई भरोसा, कुछ नहीं बचेगा। अर्जुन को यही डर था कि ऐसी पीढ़ी पूरे समाज को पतन की खाई में ले जाएगी। यही असली सामाजिक अस्थिरता है। तो इसका मतलब सिर्फ एक रस्म का छूटना नहीं है, इसका असर अर्थव्यवस्था पर, सामाजिक सुरक्षा पर, हर चीज पर पड़ता होगा। क्योंकि अगर कोई अपने कुल की जिम्मेदारी नहीं समझता, तो वह समाज की जिम्मेदारी कैसे समझेगा? आपने बिल्कुल सही समझा। ये एक डोमिनो इफेक्ट है। जब परिवार की इकाई टूटती है, तो समाज की इकाई भी टूट जाती है। जब लोग अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करते, तो वे समाज के नियमों का सम्मान क्यों करेंगे? ये एक ऐसी स्थिति है जहां हर व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जीता है और समाज की सामूहिक भलाई का विचार ही खत्म हो जाता है। यह किसी भी सभ्यता के पतन का सबसे पक्का संकेत है। वाह! तो अगर हम अर्जुन के पूरे तर्क को एक साथ रखें, तो यह साफ है कि वो युद्ध के मैदान में खड़े होकर भी युद्ध के बारे में नहीं सोच रहे थे। वो समाज के बारे में सोच रहे थे जो युद्ध के बाद बचेगा या शायद नहीं बचेगा। उनका तर्क यह है कि युद्ध सिर्फ योद्धाओं को नहीं मारता, बल्कि वो समाज की आत्मा को, उसकी नैतिक और आध्यात्मिक नींव को भी तबाह कर देता है। बिल्कुल, युद्ध की असली त्रासदी सिर्फ मरने वालों की संख्या में नहीं है, बल्कि बचने वालों के जीवन के पतन में है। अर्जुन देख पा रहे थे कि इस युद्ध के बाद जो समाज बचेगा, वो टूटा हुआ, दिशाहीन और अपनी पहचान खो चुका होगा। एक तरह से
वे एक राज्य जीतने के लिए पूरी सभ्यता को दांव पर लगा रहे थे। तो अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी जो हिचकिचाहट थी वो कायरता नहीं थी, बल्कि एक दूरदर्शी समाजशास्त्री की चेतावनी थी। वो सिर्फ अपने परिवार को नहीं बल्कि उस पूरी संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था को बचाने की कोशिश कर रहे थे जिसे वो जानते थे। यही इस श्लोक का सार है। अर्जुन एक योद्धा के तौर पर नहीं बल्कि एक समाज के संरक्षक के तौर पर सोच रहे थे। ये श्लोक एक चेतावनी है कि किसी भी समाज का पतन उसके घरों से शुरू होता है। बाहरी संघर्ष से ज्यादा खतरनाक आंतरिक बिखराव होता है, जहां नैतिक मूल्य और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं सबसे पहले बलि चढ़ती हैं। अर्जुन की नजर में एक राज्य जीतने की कीमत पूरे समाज की आत्मा को खो देना थी, जो उन्हें मंजूर नहीं था। तो आज हमने एक श्लोक के जरिए ये समझा कि कैसे अर्जुन ने युद्ध के मैदान से परे जाकर सामाजिक पतन की एक पूरी तस्वीर देखी। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक घटना युद्ध परिवार, नैतिकता और पीढ़ियों की निरंतरता को तबाह कर सकती है। हाँ, और ये हमें आज के लिए भी एक विचार छोड़ जाता है। अर्जुन उस पीढ़ी से डरते थे जो अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करेगी और अपनी विरासत से कट जाएगी। हमारी आज की दुनिया को देखिए, जो हर रोज सांस्कृतिक, आर्थिक और सूचनात्मक युद्धों से गुजर रही है। तो यहाँ ये सवाल उठता है, जब तेज रफ्तार बदलाव और ग्लोबल कल्चर के बीच एक पीढ़ी का अपनी स्थानीय विरासत, अपनी भाषा, अपनी परंपराओं से संपर्क टूट जाता है, तो क्या होता है? आज के दौर में पितरों का तर्पण करने का मतलब क्या है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये अपनी भाषा सीखना है, अपने इतिहास को समझना है, या अपने बड़ों के अनुभवों को सुनना है? और उसे भूल जाने की कीमत क्या हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी अनजाने में उसी वर्ण संकर समाज की तरफ बढ़ रहे हैं जिससे अर्जुन इतने डर रहे थे?